तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि फाइनली वो दिन आ ही चुका है जिस दिन रुकिया को एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसे सोकियो को हिल के ऊपर लेकर आया जाता है और कुछ कैप्टन्स और उनके लेफ्टिनेंट्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और तभी ब्याकुया भी यहाँ पर आ जाता है। बड़े भैया पर रुकिया को देखकर ब्याकुया अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर रुकिया और भी ज्यादा निराश हो जाती है। रुकिया कुछ की मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा? हाँ, बस एक ही। और यहाँ पर किनपाची कैप्टन कोमामुरा के साथ लड़ रहा होता है, इसके जाइंट सैमुराई वॉरियर के साथ। और तभी सोकियो को हिल के ऊपर से एक ब्लू लाइट अपीयर हो जाती है। इन दोनों की नजर इस रोशनी पर जाती है और समझ जाते हैं कि एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है। और यही में उरियो, चैड, कांजू, कैप्टन तोशिरो ये सभी लोग इस रोशनी को देखते हैं। कैप्टन तोशिरो जल्दी से रुकिया को बचाने के लिए जाने लगते हैं और कैप्टन युकिटाकी भी पूरी तैयारी के साथ एग्जीक्यूशन स्टैंड की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है और इसकी टीम भी तैयार होती है क्योंकि अभी लोग किसी भी कीमत पर रुकिया की जान बचाना चाहते हैं। यहाँ पर ओरिहिमे, याचिरो इन सभी को भी पता चल जाता है कि एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है। वो रोशनी कैसी है? लगता है लोगों ने एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। और याचिरो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकिया को बचा कर ही रहूंगी और मुझे इचिको पर भरोसा है कि वो रुकिया को बचाने के लिए जरूर आएगा। और ऊपर बहुत सारे कैप्टन्स भी हैं जिसका सामना इचिको अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करने के लिए जाना ही होगा। और ऐसा बोलकर याचिरो अपनी पूरी स्पीड से एग्जीक्यूशन स्टैंड की तरफ आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर रुकिया के एग्जीक्यूशन की तैयारियां होने लगती हैं। सभी कैप्टन्स बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि रुकिया के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और सीलिंग स्क्वाड एक स्पेशल जानपाक्टो को मैनिफेस्ट करने लगते हैं और इसी जानपाक्टो का नाम है सोकियोकु, जिसके अंदर लाखों जानपाक्टोस की पावर है। सोकियोकु सील को रिलीज करा जाए। और सोकियोकु जानपाक्टो की सील को रिलीज कर दिया जाता है। रुकिया को गिन इचिमारू की बातें याद आती हैं जो कि इसने लास्ट टाइम उस ब्रिज पर करी थी, पर अब इसे अच्छा फील होता है क्योंकि कैप्टन यामा ने इचिगो और बाकी सभी की जान बचाने का प्रॉमिस किया है और इसके खुद के बड़े भाई ने इसके आखिरी पलों में भी इसके साथ बात तक नहीं की। ये सारी बातें सोचकर रुकिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और ब्याकुया के चेहरे पर उदासी छा जाती है। रुकिया अपने भाई का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि इसे लगता है कि ब्याकुया को इसकी थोड़ी परवाह तो है। और तभी रुकिया को जान से मारने के लिए ऊपर उठाया जाता है और सोकियो को पूरी तरह से आजाद हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आग भड़कती है और ये आग एक फायर बर्ड का रूप ले लेती है। रुकिया की आंखों के सामने इसकी मौत खड़ी हुई थी और सोकियोकु के इस रिलीज को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या नजारा है रे पापा, अति सुंदर। सोकियोकु ने अपने असली रूप को धारण कर लिया है और अब तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। रुकिया कुछ की। रुकिया अपने बचपन के दिनों को याद करती है। मुझे खुशी है मैंने एक अच्छी जिंदगी जी। मैं रेंजी से मिली, काइन सर ने मुझे गाइड किया, मेरे बड़े भैया ने मुझे पाला और इचिको ने मुझे बचाने की कोशिश भी की। मुझे दुख नहीं हो रहा, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया मेरे दोस्तों। और रुकिया सभी का शुक्रिया अदा करती है और रोने लगती है। अलविदा मेरे दोस्तों। और ऐसा बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोकियोकु इसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। सभी लोग इस मंजर को देख रहे थे, तभी रुकिया नोटिस करती है कि इसे कुछ नहीं हुआ और जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है तो अपने सामने इचिको को देखती है जिसने की सोकियोकु को रोक रखा था। वे रुकिया। इचिको बेवकूफ, तुम वापस क्यों आए? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? तुम मेरे बड़े भाई को नहीं हरा सकते, इस बार वो तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने तुम्हें नहीं कहा ना मुझे बचाने के लिए? चले जाओ यहाँ से। और सभी कैप्टन ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उसने अपनी जान पाक्टो से सोकियोकु को रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? ये लड़का है कौन? सभी कैप्टन इचिको को ही देख रहे होते हैं कि भाई ये बंदा है कौन। नाम सुनिए, क्या ये वही छोरा है क्या जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे? हाँ जी सर जी, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लगता है रुकिया को बचा लिया जाएगा रे बाबा। और तभी सोकियोकु पीछे चला जाता है। अच्छा, दूसरा हमला करने की तैयारी चल रही है। हाँ, आ जाओ। इचिको मैंने कहा ना रुक जाओ, तुम सोकियोकु की ताकत को नहीं जानते, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इचिको। और तभी सोकियोकु इचिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इचिको भी आगे बढ़ता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ टकराने वाले होते हैं तभी कैप्टन युकिटाकी सोकियोकु को पकड़ लेते हैं। क्या हाल है रे हैंडसम बाबा, इतना समय क्यों लग गया तुम्हें? हाँ? और तभी हमें पता चलता है कि कैप्टन क्यूराकु भी इसके साथ ही होता है। माफ कर देना, सील तोड़ने में ज्यादा ही समय लग गया। और ये कैप्टन उकिटाकी अपने साथ शिहोइन क्लैन की क्रेस्ट को लेकर आया होता है और सोकियोकु को खत्म करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तभी कैप्टन उकिटाकी और कैप्टन क्यूराकु एक कंबाइन अटैक परफॉर्म करते हैं और इसे जलती हुई चिड़िया को जलाकर खत्म कर देते हैं। इचिको इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी जानपाक्टो को पूरी तेजी से घुमाने लगता है क्योंकि अब इचिको एक ही बार में इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इचिको ये क्या कर रहे हो? मैं इस पूरे स्टैंड को ही तोड़ने वाला हूँ। इचिको मेरी बात सुनो, हम दोनों मारे जाएंगे। ये सोकियोकु बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चिंता मत करो, बस मुझे देखते जाओ। इचिको। और तभी इचिको अपनी जानपाक्टो को पूरी ताकत के साथ इस स्टैंड के ऊपर रखता है और इस प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और रुकिया को उठाकर इससे कहता है, हाँ वे क्या बोल रही थी पागल औरत? हाँ, मैं यहाँ से भाग जाऊँ? हाँ, यहाँ से घर जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, समझ गई ना? तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। इचिको को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर रुकिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर फिर भी टेंशन में होती है क्योंकि भले ही इचिको ने इसकी जान बचा ली है पर नीचे ये शिकारी कैप्टन इचिको को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। पर असल में इचिको को देखकर इन सभी कैप्टन की फट रही थी क्योंकि इचिको ने लाखों जानपाक्टोस की ताकत रखने वाले सोकियोकु को तो रोक ही दिया है और ऊपर से इस पावरफुल प्लेटफॉर्म को एक ही झटके में तबाह कर दिया है। और ब्याकुया गुस्से में इचिको की आंखों में आंखें डालकर देखता है। इचिको बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हम यहाँ से भागेंगे कैसे? अरे चिंता मत करो, हम भाग जाएंगे। क्या तुम बेवकूफ हो? नीचे कैप्टन खड़े हैं। हाँ ठीक है, तो पहले मैं इनकी बैंड बजाता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। आना तारो, गांजू, इशिदा और मैं चैड, वो सभी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी की जान बचाऊंगा और तुम्हें भी यहाँ से जिंदा बाहर लेकर जाऊंगा। रुकिया, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो है ना? और तभी इचिको देखता है कि रेंजी भी यहाँ पर आ चुका है पर रेंजी पूरी तरह से घायल होता है। रेंजी। रुकिया, शुक्र है रेंजी तुम सही सलामत हो। मुझे मालूम था तुम यहाँ पर जरूर आओगे रेंजी। और रेंजी कहता है कि साले मुझे तुम पर भरोसा नहीं था कि तुम रुकिया को बचा लोगे, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। और तभी इचिको रुकिया को पकड़ता है और इसे किसी बॉल की तरह रेंजी की तरफ नीचे फेंक देता है। ये लो इसे पकड़ो। रेंजी की ये देखकर फट जाती है कि भाई ये पागल वागल है क्या? रुकिया को ऐसे ही नीचे फेंक दिया। रुकिया
रुकिया और रेंजी इचिको पर भड़क जाते हैं कि साले ऐसे कौन फेंकता है। और रेंजी कहता है कि साले अगर मैंने इसे पकड़ा नहीं होता तो क्या होता है, इसका सर फूट जाता है इसका। अरे कुछ नहीं होता, रुकिया को लेकर जाओ, खड़े मत रहो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, प्लीज रुकिया की जान बचाना। और रेंजी रुकिया को यहाँ से ले जाने लगता है। तभी इचिको की नजर ब्याकुया पर जाती है और सारे कैप्टन रेंजी के पीछे पड़ जाते हैं। और तभी इचिको इन सभी कैप्टन के सामने आ जाता है रास्ते से हट जाओ। और ये कैप्टन अपनी जानपाक्टो का यूज करते हैं, पर इचिको बहुत ही ज्यादा आसानी से इन सभी को हरा देता है। ये देखकर ये लेफ्टिनेंट हैरान रह जाती है कि इचिको अपनी जानपाक्टो को यूज भी नहीं कर रहा है और उसके बावजूद भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी पीछे से ब्याकुया इचिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर इचिको समय रहते इसके हमले से बच जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी चाल को देख सकता हूँ ब्याकुया कुछ की। तुम रुकिया को बार बार बचाना क्यों चाहते हो? तुम रुकिया के भाई हो ना, तो ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम रुकिया को क्यों नहीं बचाना चाहते? तुम्हारा प्रश्न गलत है, तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे। बात करने से कुछ नहीं होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी ब्याकुया अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है और इचिको का स्पिरिचुअल प्रेशर ब्याकुया से ज्यादा होता है। ये देखकर ब्याकुया कहता है कि बेशक तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, पर मैं तुम्हें मारकर रुकिया को दोबारा से कैप्चर कर लूंगा और रुकिया को अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तमाशा देखने आया हूँ? मेरे होते हुए तुम रुकिया को छू भी नहीं सकते। दूसरी ओर रेंजी रुकिया को लेकर यहाँ से दूर जा रहा होता है, पर रुकिया ये छोटी बच्ची वापस जाने की जिद कर रही होती है। मुझे नीचे रखो रेंजी, मुझे इचिको को बचाना होगा। चुप हो जाओ, कोई हमारी आवाज सुन लेगा। अगर पकड़े गए तो तुम्हारी वजह से पकड़े जाएंगे, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो। और रेंजी रुकिया से पूछता है कि इचिको ने एक बार मुझे बताया था कि उसके ऊपर तुम्हारा कोई एहसान है। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर इचिको रेंजी को बताता है कि रुकिया ने मेरी जान बचाई है, अगर मैं रुकिया से नहीं मिलता तो मैं कभी सोल रिपर नहीं बन पाता और मैं अपने दोस्तों की जान नहीं बचा पाता। पर रुकिया कहती है कि मैंने बस इचिको को खतरे में डाल दिया है। मेरी वजह से इचिको खतरे में है, पर इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। इसके बारे में मत सोचो, किसी को नहीं लगता है कि तुम्हारी कोई भी गलती थी। और रेंजी रुकिया से कहता है कि प्लीज हम पर भरोसा रखो और अपने कंधों पर ज्यादा वजन मत डालो। और रुकिया रेंजी का शुक्रिया अदा करती है। और दूसरी ओर स्क्वाड 2 की कैप्टन सुई फेंग यूकी टाकी के दोनों लेफ्टिनेंट्स को बुरी तरह से पीटने लगती है, क्योंकि ये सभी लोग घुसपैठियों के साथ मिल गए थे। कैप्टन यूकी टाकी इसे देखकर इसे रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे ही आगे बढ़ता है हेड कैप्टन यामा यहाँ पर आ जाते हैं। तुम दोनों ने एक घुसपैठिए के साथ मिलकर उसे भागने में मदद की और सोकियोको को भी तबाह कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। तुम दोनों को माफ नहीं किया जाएगा। क्यूराको समझ जाता है कि अगर ये दोनों यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी और रहते हैं तो इनका बच पाना नामुमकिन है और अब इनके पास बस एक ही चारा बचा है, जो कि है यहाँ से भाग जाना। क्यूराको यूकी टाकी को पकड़कर यहाँ से भागने लगता है, पर यूकी टाकी को अपनी टीम की फिक्र हो रही थी, क्योंकि सुई फेंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उन्हें पीट पीट कर जान से मार देगी। अरे बबुआ, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है रे। वैसे भी हम लोग अगर यहाँ पर रुक जाते हैं तो हमें कैप्टन यामा से लड़ना पड़ेगा रे बाबा, और उनसे जीतना नामुमकिन है रे। और दूसरी ओर सुई फेंग क्यूने को टॉर्चर करती है और इसे बुरी तरह से पीटने लगती है, जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। लेकिन तभी तेजी से योरोइची यहाँ पर आती है और इसे पकड़कर यहाँ से ले जाती है। ये देखकर सुई फेंग को गुस्सा आ जाता है और इस वक्त योरोइची ने अपना फेस कवर कर रखा था, इसकी वजह से सुई फेंग इसे पहचान नहीं पाती है। तभी योरोइची अपना मास्क हटाती है। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। और सुई फेंग बहुत पहले से ही योरोइची को जानती है और यहाँ पर उनाहाना अपने लेफ्टिनेंट इसाने को यहाँ से लेकर जाने लगती है अपने स्क्वाड मेंशन की तरफ। और उनाहाना इसाने से कहती है कि चिंता मत करो इसाने, सभी लेफ्टिनेंट्स बिल्कुल सही सलामत हैं। इचिको ने एक भी लेफ्टिनेंट को जान से नहीं मारा है, क्योंकि उसका इरादा इन लेफ्टिनेंट्स को जान से मारना नहीं था। ये दोनों अपने मेंशन पर पहुंच जाते हैं और उनाहाना इस क्रीचर को अपनी जानपाक्टो में एब्जॉर्ब कर लेती है। और असल में ये क्रिएचर उनाहाना की जानपाक्टो की पहली फॉर्म है, जिसका नाम है मिनाजुकी। उनाहाना अपने साथ सभी मार खाए हुए लेफ्टिनेंट्स को लेकर आती है और इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और अब उनाहाना को भी रियलाइज हो चुका था कि सोल सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पर चाहकर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि बाकी कैप्टन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और इसाने को अपने पीछे आने के लिए कहती है, क्योंकि इसे एक सीक्रेट जगह पर जाना है। दूसरी तरफ ये दोनों प्लेटफॉर्म से दूर आ चुके थे, ननाओ भी इनके साथ ही होती है, पर इन दोनों के आने से पहले ही कैप्टन यामा यहाँ पर पहुंच चुका था और इनका इंतजार ही कर रहा था। अरे बुढ़ऊ बाबा, आप तो काफी पहले ही यहाँ पर आ गए। और कैप्टन यामा इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, दो कैप्टन मिलकर भी इसे नहीं हरा पाएंगे। ननाओ को एक आइडिया आता है और जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालती है तभी इसे कैप्टन यामा का स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। इसकी हालत खराब होने लगती है और इसे ऐसा लगता है कि कैप्टन यामा ने इसके ऊपर काबू कर लिया है। चली जाओ यहाँ से, तुम जैसी एक बेवकूफ औरत के लिए सांस कैसे लेते हैं सिखाने का समय नहीं। ननाओ की हालत खराब हो जाती है, पर तभी क्यूराको यहाँ पर आकर इसे शांत करता है और इसे यहाँ से दूर लेकर जाता है। ननाओ समझ चुकी थी कि क्यूराको और यूकी टाकी यामा के आगे नहीं टिक सकते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर क्यूराको पहले ही यहाँ से जा चुका था। और यामा इन दोनों से कहता है, पहले के समय को सोचो तो तुम दोनों एक नंबर के ठरकी थे। लड़कियों के साथ तुम्हारा व्यवहार काफी ज्यादा बुरा था, पर तुम पहले से ही मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा शिष्य थे। पर पहले से ही तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए मैंने तुम दोनों को ट्रेन किया था ताकि आगे चलकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओ और सोल सोसाइटी की रक्षा करो। पर अब तुम दोनों सोल सोसाइटी के गद्दार बन चुके हो। मुझे इससे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा है। मैंने तुम्हें मेरे बच्चों की तरह समझा था, पर तुमने मेरी इज्जत नहीं रखी और इसकी सजा तुम दोनों को मिलकर रहेगी। बुढ़ऊ रहे, हम स्वीकार करते हैं हमने गलती की है। हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे रे बाबा, पर हम दोनों मजबूर थे। हमें रुकिया को बचाना था रे बाबा, उसे मौत की सजा नहीं देनी चाहिए थी। चुप हो जाओ, अब तुम लोग नहीं बचने वाले। और अपनी जानपाक्टो की सील तोड़ देता है। तैयार हो जाओ। दोनों भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और तभी यामा एक ही स्लैश से दोनों को दूर उड़ा देता है। तुम्हें क्या लगता है अपनी जानपाक्टो को रिलीज किए बिना तुम मुझसे लड़ सकते हो? पर बबुआ, हम तो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं रे बाबा। मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला जिसने कभी न्याय को नहीं माना। आप ही ने तो हमें सिखाया था ना कि हमेशा अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए। हम बस वही कर
रहे हैं। ये सब बकवास है। खुद का न्याय दुनिया के न्याय से बड़ा नहीं हो सकता है। और अपनी जान पाक्टो को नीचे जमीन पर घुसाकर अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और चारों तरफ आग फैलने लगती है और ये बुढ़ा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भाई साहब बॉडी तो देखो भाई इस बंदे की। यामामोटो अपनी जान पाक्टो को जमीन से बाहर निकालता है और अपनी आग से इन पर हमला करता है। ये पूरी दुनिया राख में बदल जाए। रियोजी ने कहा। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसका स्पिरिचुअल प्रेशर पूरी सोल सोसाइटी में फील किया जा सकता था। यहाँ पर यूमिची का केनपाची को ढूंढ रहा होता है और केनपाची शांति से एक जगह पर बैठा होता है क्योंकि इस बैटल को केनपाची जीत चुका था और तोशिन और कुमामुरा यहाँ से भाग गए, जिसकी वजह से केनपाची बहुत ही ज्यादा निराश है। तभी यूमिची का इसे खबर देता है कि हेड कैप्टन यामा कैप्टन युकिटाकी कैप्टन क्यूराको के साथ लड़ने वाले हैं और हेड कैप्टन यामा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ठीक है, और तुमने अपने दुश्मन को हरा लिया क्या? हाँ जी सर जी मुझे तो लड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैंने उसे आसानी से हरा दिया, वो भी अपने शरीर पर बिना किसी खरोंच के। और दूसरी ओर हिसागी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यूमिचिका ने अपनी जान पाक्टो की पहली फॉर्म से ही हिसागी के सारे स्पिरिचुअल प्रेशर को अपनी जान पाक्टो के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से ये हार गया। और यही थी यूमिचिका की जान पाक्टो की ताकत। और दूसरी ओर इन दोनों की बुरी तरह से फट रही थी क्योंकि कैप्टन यामा इतना ज्यादा गुस्से में था कि गुस्से की वजह से इसके चारों ओर आग भड़क रही होती है और पूरी सोल सोसाइटी में ये बंदा सबसे ज्यादा खतरनाक है। अपनी जान पाक्टो को रिलीज कर लो वरना तुम दोनों के दोनों मेरी आग में जलकर ही मारे जाओगे। ये सुनकर ये दोनों सीरियस हो जाते हैं और उकिटाकी अपनी जान पाक्टो की पहली फॉर्म को रिलीज करता है। सुगियोनो गोदावरी और क्यूराको भी अपनी जान पाक्टो की पहली फॉर्म कातन के कुत्सु को भी रिलीज कर देता है और पूरी सोल सोसाइटी में सिर्फ कैप्टन युकिटाकी और कैप्टन क्यूराको के पास दो जान पाक्टोज हैं। ये दोनों इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जो कि ड्यूल जान पाक्टो को कंट्रोल कर सकते हैं और अब ये तीनों आपस में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी ओर जिडांगो को होश आ जाता है जो कि उरेहिमी की वजह से अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और कुछ लोग इसे बताते हैं कि वो सभी लोग 5 दिन पहले ही सोल सोसाइटी के अंदर चले गए थे। ये सुनकर जिडांगो परेशान हो जाता है। तभी कुकाको यहाँ पर आती है और बोलती है कि अगर तुम्हें फिक्र हो रही है उनकी तो सोल सोसाइटी में जा सकते हो उन सभी को बचाने के लिए। यहाँ पर सुई फेंग और योरोइची एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और योरोइची सुई फेंग से कहती है कि तुम पहले से काफी सारा ताकतवर हो चुकी हो और सुई फेंग अब स्टेल्थ फोर्स और पनिशमेंट फोर्स की कमांडर है। सुई फेंग अपनी जान पाक्टो को पेड़ के अंदर घुसाती है और इसके ऐसा करते ही स्टेल्थ फोर्स के बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी को देखकर योरोइची स्माइल करती है और एक ही झटके में इन सभी को हरा देती है, जिसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों की टक्कर बराबरी की होती है जिसमें दोनों ही बुरी तरह से घायल होते जा रहे थे। तभी सुई फेंग इसके पीछे आ जाती है और अपनी शीकाई फॉर्म को रिलीज करके इस पर हमला करने वाली थी, पर तभी योरोइची यहाँ से गायब हो जाती है। पर फोंग भी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसके पीछे आकर अपनी जान पाक्टो से इसे टच कर देती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सा निशान बन जाता है और इस निशान के ऊपर फोंग ने अगर दोबारा से हमला कर दिया तो योरोइची मारी जाएगी। फोंग लगातार इसके मार्क पर हमला करने की कोशिश करने लगती है पर हर बार किसी न किसी तरीके से बच ही जाती है और सेम जगह पर इसे हिट नहीं कर पाती है और इसकी वजह से योरोइची की बॉडी के ऊपर बहुत सारे मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद सुई फेंग अपनी एक नई टेक्निक का यूज करने लगती है और बोलती है कि तुमने इस टेक्निक को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा क्योंकि इसे मैंने खुद बनाया है और इसे अभी अभी ही मास्टर किया है। अभी इसका कोई नाम नहीं है पर योरोइची इसे इस टेक्निक का नाम बताती है, जिसे सुनकर ये हैरान रह जाती है और योरोइची भी इसी टेक्निक का यूज करने लगती है और इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसके आसपास की जमीन टूटना शुरू हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि भला ये मेरी टेक्निक को कैसे यूज कर पा रही है, इसे तो मैंने बनाया था। तब योरोइची सुई फेंग के ऊपर एक पावरफुल हमला करती है पर इसके बावजूद भी इसे कुछ नहीं होता है क्योंकि योरोइची ने जानबूझकर इसके ऊपर हमला नहीं किया था। इसकी पावर्स को देखकर सुई फेंग घबरा जाती है और अपनी पूरी स्पीड से योरोइची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है पर बहुत ही ज्यादा आसानी से इसके हाथ को पकड़ लेती है और लगातार इस पर हमले करती है पर योरोइची हर बार इससे बच जाती है और बोलती है कि योरोइची तुमने तो 100 साल पहले ही इस सोसाइटी को छोड़ दिया था, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब सुई फेंग छोटी सी बच्ची होती है। योरोइची पनिशमेंट फोर्स की लीडर बनने वाली थी और जिस क्लैन से सुई फेंग बिलोंग करती है उसका काम लीडर की रक्षा करना होता है, पर अगर किसी वजह से उस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें क्लैन से निकाल दिया जाता है और उनके नाम को भी छीन लिया जाता है। 7 सालों तक कड़ी मेहनत करके सुई फेंग इसकी पर्सनल गार्ड के तौर पर शामिल हो जाती है और योरोइची इसे ट्रेनिंग के लिए इस एक हॉलो से लड़ने के लिए लेकर जाती है पर फाइट के दौरान ये हॉलो इसे पकड़ लेता है और इसे खाने ही वाला था पर योरोइची यहाँ पर आकर इसे बचा लेती है। ये देखकर फेंग दुखी हो जाती है क्योंकि इसे योरोइची की जान बचानी चाहिए पर यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है। इसी वजह से सुई फेंग रात में भी ट्रेन करना शुरू कर देती है ताकि अच्छे से योरोइची की रक्षा कर सके। तभी रात को योरोइची इसके पास आती है और इसे ट्रेन करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और इसकी गोद में सर रखकर सो जाती है और वादा करती है कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर फेंग खुश हो जाती है पर इसके कुछ समय के बाद योरोइची इसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और फेंग इससे पूछती है कि तुमने मुझसे वादा किया था और उसके बावजूद तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो और गुस्से में योरोइची पर हमला कर देती है पर योरोइची आसानी से इसके हमले को ब्लॉक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी फेंग पर हमला नहीं करती है और फेंग रोने लगती है और पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती थी, मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई। यहाँ पर ईबा और इकाको दारू शारू पी रहे होते हैं पर ईबा कुछ ज्यादा ही पी जाता है जिसकी वजह से इनकी दारू खत्म हो जाती है और अब टाइम पास करने के लिए इन्हें लड़ना होगा तो सबसे पहले रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं जिसमें ईबा जीत जाता है और फाइट करने के लिए हाई ग्राउंड पर चला जाता है। तभी इन दोनों को एग्जीक्यूशन स्टैंड से खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो जाता है और इसे सेंस करके इकाको पहचान जाता है कि वो इचिको कुरोसाकी है। यहाँ पर इचिको ब्याकुया के साथ लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते ब्याकुया को पता चलता है कि इचिको ने फ्लैश स्टेप को मास्टर कर लिया है। पर मत सोचना कि तुम जीत जाओगे। एक सेकंड, तुमने ही कहा था ना बातचीत से कुछ नहीं होने वाला, मुझे लगा था तुम मुझे मारने वाले हो। अब क्या हुआ, तुमने अभी तक मेरे ऊपर एक खरोंच तक नहीं मारी है, क्या तुम इतने
कितना ही ताकतवर हो, अपनी बानकाई दिखाओ। ब्याकुया, तुमने कहा था ना तुम पहले मेरी जान लोगे और उसके बाद रुकिया की। मुझे तो जानकर ही हैरानी होती है, ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी ही बहन को मारना चाहता है। अभी इसी वक्त अपनी बानकाई को रिलीज करो, वरना जहाँ खड़े हो वहीं पर मार दिए जाओगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बातें बोलकर तुम रुकिया का भविष्य नहीं बदल सकते, और ना ही अपना। तुम्हें मेरी बानकाई को देखना है, दोबारा सोच लो बेवकूफ। फैल जाओ। और ऐसा बोलकर ब्याकुया अपनी बानकाई को रिलीज कर देता है और इसकी तलवार 1000 ब्लेड्स में बदल जाती है सेनबोन साकुरा। और ये सारे ब्लेड्स इचिगो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर तभी इचिगो इस पर एक हमला करता है और अपनी जान पाकटो के एक ही स्लैश से इसके अटैक की धज्जियां उड़ा देता है। ये देखकर ब्याकुया भी हैरान रह जाता है और इस हमले की वजह से इसका लेफ्ट हैंड भी घायल हो जाता है। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी पावर्स की वजह से सोकियोको 2 हिस्सों में कट जाता है। ब्याकुया को समझ में ही नहीं आता है ये आखिर अभी हुआ क्या। क्या ये तुम्हारी जानुपाक्टो की असली ताकत है, इचिगो कुरोसाकी? हाँ, तुमने सही कहा। जब मैं अपनी तलवार को घुमाता हूँ तो मेरा सारा स्पिरिचुअल प्रेशर मेरी जानुपाक्टो एब्सॉर्ब कर लेती है और ये सारा स्पिरिचुअल प्रेशर अपने ओपोनेंट की तरफ फेंक सकता हूँ। ये हमला मुझे मेरी जानुपाक्टो ने खुद सिखाया है, यानी कि ज़ानगेत्सु ने, और इस हमले का नाम है गेत्सुगा तेंशो। ब्याकुया कुचकी, मैं एक बार दोबारा कहता हूँ, अपनी बानकाई से मेरे साथ लड़ो। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गेत्सुगा तेंशो, जनक का नरसंहार। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हें मेरी बानकाई को दिखाना ही होगा। ब्याकुया अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है। ये क्या, उसने अपनी तलवार को नीचे क्यों गिरा दिया? चिंता मत करो, ये सब बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि तुम कुछ सोच भी पाओगे, तुम राख में बदल चुके होगे। और ऐसा बोलकर ब्याकुया अपनी बानकाई को रिलीज करता है और जमीन में से बहुत सारे ब्लेड्स बाहर आ जाते हैं, जिनके बीच में ब्याकुया खड़ा होता है। बानकाई, सेनबोन साकुरा, कागेयोशी। और ऐसा बोलते ही ये सारे ब्लेड्स छोटे छोटे ब्लेड्स में बदल जाते हैं। इचिगो ये देखकर हैरान रह जाता है और अपनी जानुपाक्टो को पकड़कर ब्याकुया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी ब्याकुया अपने ब्लेड्स की एक बॉल बनाकर इचिगो पर हमला करता है, लेकिन इचिगो इसके हमले से बच जाता है। तभी इचिगो पर हवा में जंप लगाता है और अपनी जानुपाक्टो से एक स्लैश परफॉर्म करता है, पर ब्याकुया बहुत ही आसानी से अपने ब्लेड्स के साथ इसे काउंटर कर लेता है और ये सभी ब्लेड्स इचिगो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक जोरदार हमला करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सेनबोन साकुरा, एक ऐसी खतरनाक शक्ति जिसमें 1000 से ज्यादा ब्लेड्स अनगिनत दिशाओं से तुम पर हमला करते हैं। तुम्हारी जानुपाक्टो मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है, परंतु इचिगो बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे जमीन पर गिरा होता है। तुमने मुझ पर सामने से हमला किया, मेरी सेनबोन साकुरा से तुम कभी नहीं बच सकते। इचिगो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तुम्हारी बानकाई काफी ज्यादा ताकतवर है, पर अभी तक मैं बस तुम्हें परख रहा था। अपनी शिकाई से ही तुम्हारी बानकाई को हराने की कोशिश कर रहा था। ये पागलपन था और मुझे लगता है तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी बानकाई को रिलीज करना ही होगा। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुमने अपनी बानकाई को हासिल कर लिया होता है। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्याकुया कुचकी। इस बात को सुनकर ब्याकुया हक्का बक्का रह जाता है कि इसने अपनी बानकाई को अचीव कर लिया है, वो भी इतने कम समय में। और इस तरफ कैप्टन तोशिरो मोमो को एक सीक्रेट जगह पर छुपा देता है और इसके कमरे के बाहर क्योमोन नाम का एक पावरफुल बैरियर लगा देता है, ताकि कोई भी इस कमरे में ना आ सके, क्योंकि तोशिरो को किसी पर भरोसा नहीं होता है और इसे लगता है कि कोई भी अभी इसे जान से मार सकता है। और तोशिरो डिसाइड करता है कि सिचुएशन पर कंट्रोल लाने के लिए हमें सब कुछ अपने हायर सुपीरियर्स को बताना होगा। कैप्टन आइजन वाला इंसिडेंट भी, पर इन्हें जल्दी करना होगा। और यहाँ पर ब्याकुया हैरान रह जाता है जब इसे पता चलता है कि इचिगो ने अपनी बानकाई को हासिल कर लिया है। असंभव, तुमने अभी क्या कहा? यकीन नहीं हो रहा ना? अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो भी मैं दोबारा नहीं कहने वाला। अपनी आंखों पर भरोसा करते हो ना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी इचिगो अपनी बानकाई को रिलीज करने के लिए अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को बढ़ा लेता है और अपनी पूरी ताकत से एक तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और इसके आसपास एक सर्कल सा बन जाता है और स्पिरिचुअल प्रेशर ऊपर आसमान की तरफ जाता है और पूरी सोल सोसाइटी इस स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर पा रही होती है। पूरी सोल सोसाइटी कपकपाने लगती है और इचिगो की इस ताकत को देखकर ब्याकुया हैरान रह जाता है कि इचिगो जैसा एक नौसिखिया आखिर एक बानकाई को अचीव कैसे कर सकता है, क्योंकि बानकाई को अचीव करना कोई नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है और एक कैप्टन लेवल के सोल रीपर को भी बानकाई को अचीव करने के लिए सालों तक ट्रेन करना पड़ता है। और इतना ज्यादा हाई स्पिरिचुअल प्रेशर जो भी इचिगो के पास है, 4 शाही कबीलों में से किसी एक के पास ही होता है, पर इचिगो तो उस क्लैन का वारिस भी नहीं है। इचिगो तो बस रुकिया की पावर्स से ही एक सोल रीपर बना है, तो ये इतना ज्यादा हाई स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कैसे कर सकता है। और तभी इचिगो ब्याकुया के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात को याद करता है, जब ये बुरी तरह से हार गया था और रुकिया को लेकर चला गया था। इचिगो अपनी तलवार को आगे लेकर आता है, इसकी स्वॉर्ड चमकने लगती है। इचिगो अपनी जानुपाक्टो से ही ब्याकुया पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस धमाके की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बन जाता है और ब्याकुया की नजर इस टॉर्नेडो के अंदर जाती है। और जैसे ही टॉर्नेडो हटता है, हम इचिगो को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बदल चुका था और इसकी जानुपाक्टो भी पहले से काफी ज्यादा छोटी हो चुकी थी। और इचिगो की बानकाई का नाम है टेंसा ज़ानगेत्सु। क्या यही तुम्हारी बानकाई है? ये छोटी सी तलवार, तुमने हमारा मजाक बना के रख दिया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। और जैसे ही ब्याकुया इचिगो पर हमला करने ही वाला होता है, तभी इचिगो 1 सेकंड में ही ब्याकुया के पास आ जाता है और अपनी जानुपाक्टो को ब्याकुया के गले पर रख देता है। ब्याकुया बुरी तरह से फंस चुका था। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है और तुम ऑनर की बात करते हो। अपनी ही बहन को मारना तुम्हें ऑनर लगता है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगा और इस बार तुम्हें हरा कर रहूंगा ब्याकुया। और गाइस, इचिगो की जानुपाक्टो ब्लैक हो चुकी है। भाई साहब, कितना बैडएस लग रहा है भाई। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि तेजी से किसी की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी और कैप्टन आइजन के लेटर को याद करके बहुत ज्यादा दुखी होती है। यहाँ पर तोशिरो और रांगेक्यो एक सीक्रेट जगह पर आ चुके थे, जिसका गेट फिलहाल बंद होता है और दूसरी ओर इशिदा और हिमे और ये सभी लोग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े
खड़े होते हैं और ये सभी लोग ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि इन्हें इचिको की फिक्र हो रही थी। पर माकिजो इन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा है। पर ये सभी लोग इसकी एक नहीं सुनते क्योंकि इन्हें इचिको की हेल्प करनी ही होगी रुकिया को बचाने के लिए। और इनके कॉन्फिडेंस को देखकर माकिजो भी इनके साथ जाने का डिसाइड करता है। और यहाँ ब्याकुया इचिको के सामने खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि एक सेकंड के लिए ये इचिको को देख तक नहीं पाया था कि कब ये इसके सामने आ गया। एक पल के लिए मैं तो इसे देख भी नहीं पाया था। असंभव, तुम मुझे जान से मार सकते थे तो तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? क्या ये तुम्हारा आत्मविश्वास है या तुम्हारा घमंड? अहंकार में बड़े बड़ों को तोड़ चढ़ाते हैं और तुम्हारी ये तलवार बानकाई नहीं हो सकती है। बानकाई इतनी कमजोर और नाजुक नहीं होती है और तुम जैसा एक घुसपैठिया किसी बानकाई को कभी अचीव नहीं कर सकता है। तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे अगले हमले से तुम इस बात पर पछतावा होगा कि तुमने मेरा गला क्यों नहीं काटा। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं रहेगी। पर ब्याकुया अपने हजारों ब्लेड्स का यूज करके इचिको पर हमला कर देता है और इचिको अपनी सुपर स्पीड से इसके हर एक हमले से बचते हुए इस पर काउंटर अटैक करता है। पर इसका कोई फायदा नहीं होता है और ब्याकुया इस पर लगातार हमले करता ही जाता है। पर इचिको भी कम नहीं होता है और अपनी सुपर स्पीड से इसके हर एक हमले से आसानी से बचता जाता है। इचिको की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि इसे ठीक से देख तक नहीं पा रहा था। इसकी गति इतनी ज्यादा कैसे है? मेरी ज़ेन्बोन साकुरा इसके सामने धीमी पड़ रही है। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं धीरे भाग रहा हूँ? थोड़ा और तेज हो सकता हूँ चाहो तो। इतना अहंकार अच्छा नहीं। और ब्याकुया अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। इसकी स्पीड बढ़ गई और इचिको बहुत मुश्किल से इसके हमले से बच पा रहा था। दरअसल ब्याकुया अब अपने हाथों का यूज कर रहा था और अब इसकी स्पीड पहले से 2 गुना बढ़ चुकी है। और ब्याकुया अपने पूरे हाथ का यूज करके इचिको को चारों तरफ से अपने ब्लेड्स से घेर लेता है। और जैसे ही इचिको को अपनी चपेट में लेता है तभी इचिको अपनी जानपाक्टो के मल्टीपल स्लैशेस का यूज करता है और इसके हमले की धज्जियां उड़ा देता है। असंभव, ये नहीं हो सकता। और तभी इचिको ब्याकुया के ठीक पीछे आ जाता है। क्या तुम इतना ही कर सकते हो? और जैसे ही ब्याकुया पीछे घूमता है इचिको अपनी जानपाक्टो से ब्याकुया पर हमला कर देता है और ब्याकुया अपने हाथ से इचिको की जानपाक्टो को रोक लेता है। पर इसकी वजह से इसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और ब्याकुया समझ जाता है कि इचिको की सारी ताकत इस छोटे से ब्लेड के अंदर समा चुकी है और अब ये बानकाई इचिको को बहुत ज्यादा ताकत देती है और अब इचिको अनइमेजिनेबल स्पीड के साथ फाइट्स कर सकता है। तुम्हारे बानकाई स्ट्रॉन्ग है। और ब्याकुया को गुस्सा आ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है। लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। और नीचे इचिको के दोस्त बहुत तेजी से ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका था कि अभी इचिको का सामना किसी पावरफुल ओपोनेंट के साथ हो चुका है। और ये सभी लोग इचिको के लिए घबरा जाते हैं और बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर ना ही इन्हें इचिको दिखाई देता है और ना ही रुकिया कुछ की। ये देखकर ये लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर उरी ही में इचिको के स्पिरिचुअल प्रेशर को अच्छे से सेंस कर पा रही थी तो इन सभी को शांत करके कहती है कि इचिको फिलहाल जिंदा है, उसने अभी तक हार नहीं मानी है। पर इन लोगों ने अभी तक रुकिया को नहीं देखा है। तभी याचिरो को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो माकी माकी, तुम भी यहीं पर हो? ये छुटकी मुझे माकी माकी क्यों बोलती है? पर उरियो सेंस कर जाता है कि अभी इचिको किसी खतरनाक ओपोनेंट के साथ लड़ रहा है। बस रुकिया को आजाद करना काफी नहीं रहा क्योंकि दुश्मन उसके पीछे आने वाले हैं। क्योंकि रुकिया को बचाने के लिए बाकी के कैप्टन्स उसके पीछे आने वाले हैं। अगर उसे रुकिया की जान को बचाना है तो इचिको को उन सभी को हराना होगा। इसी वजह से इचिको अभी तक लड़ रहा है। इचिको रुकिया को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। और माकी माकी कहता है कि भाई तुम लोग किस मिट्टी के बने हो? ये रुकिया कुछ की तुम्हारी लगती क्या है कि उसे बचाने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो? तुम सब तो उसे ठीक से जानते तक नहीं हो। रुकिया हमारी दोस्त है, हम उसे बचा कर रहेंगे। नहीं, वो सिर्फ दोस्त नहीं है। रुकिया इचिको के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से वो हमारे लिए भी जरूरी है। रुकिया ने इचिको की पूरी लाइफ बदल दी। और यहाँ ब्याकुया के हाथ से खून बहने लगता है। इसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। इचिको को रुसा के भविष्य ध्यान से देखना। और ऐसा बोलकर ब्याकुया अपनी जानपाक्टो की असली फॉर्म को दिखाने वाला है। और इस हमले का इस्तेमाल ब्याकुया तभी करता है जब अपने दुश्मन को जान से मारने के लिए अपने सारे डिफेंस को हटा देता है और अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। अब तुम मेरी ज़ेन्बोन साकुरा की असली ताकत को देखोगे। और ऐसा बोलकर ब्याकुया एक तलवारों का डोमेन टाइप बना लेता है। ज़ेन्बोन साकुरा कागेयोशी। इचिको इसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। इसके आसपास बहुत सारी तलवारें घूम रही होती हैं। फिक्र मत करो, ये सारी तलवारें तुम पर एक साथ हमला नहीं करेंगी। मेरी ज़ेन्बोन साकुरा की सेंकी फॉर्म को मैं बहुत कम लोगों को ही दिखाता हूँ। और ब्याकुया कहता है कि मैं इस फॉर्म को तभी रिलीज करता हूँ जब मैं अपने दुश्मन को जान से मारने की कसम खा लेता हूँ। और तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि मेरे इस फॉर्म के साथ मरने वाले तुम दूसरे इंसान हो। और अब इचिको समझ जाता है कि अब ये फाइट मुश्किल होने वाली है और पूरा सीरियस हो जाता है। और इचिको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालता है। इस बार तुम नहीं बचोगे। और दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इनके हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इचिको के दोस्तों को भी इसका इम्पैक्ट फील होता है। और ये में हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं शीरा, मैं यहीं पर रुकूंगी। और ये में तुम इस बात को जानते हो कि तुम इचिको की मदद नहीं कर सकती हो और अगर कर भी सकती थी तो भी इचिको ऐसा नहीं चाहता कि तुम अपनी जान को जोखिम में डालो। तुम ये सारी बातें जानते हो लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर खड़ी हो। इचिको, और ये को निराश मत करना। और ये मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है, तुम्हें हारना नहीं है। कुरोसाकी, अगर तुम हारते हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और इचिको और ब्याकुया एक दूसरे के साथ खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं और ब्याकुया के सेनकाई की वजह से यहाँ पर
पर एक डोमेन जैसा बन चुका था जिसके अंदर ब्याकुया और इचिगो लड़ रहे होते हैं। दोनों ही बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर की लड़ाई दे रहे होते हैं। और धीरे धीरे इचिगो को भी रियलाइज हो जाता है कि ब्याकुया ने जब से सेनकाई को रिलीज किया है तब से काफी ज्यादा फास्ट और ताकतवर हो चुका है और अगर इसे ब्याकुया को हराना है तो इसे खुद को और भी ज्यादा तेज करना होगा। काफी ज्यादा तेज हो चुका है ये, पर कोई बात नहीं, मैं और भी ज्यादा तेज हो सकता हूँ। और तभी ब्याकुया अचानक से इचिगो पर हमला कर देता है पर इचिगो इसके हमले से डॉज कर जाता है। तभी ब्याकुया इसके पीछे आता है और इस पर दोबारा से हमला करता है और इचिगो बहुत मुश्किल से ही इसके हमले को डॉज कर पाता है। क्या हुआ इचिको कुरोसाकी, तुम तो काफी धीमे पड़ चुके हो। अच्छा ऐसा है क्या? तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। और तभी ब्याकुया ऊपर टंगी हुई बहुत सारी स्वर्ड्स में से एक को निकालता है और इचिगो के पैर के अंदर घुसा देता है। हाडो नंबर 4 ब्याकुरा है। और ऐसा बोलकर ब्याकुया इस पर अटैक करता है जिसकी वजह से इचिगो के कंधे के अंदर एक छेद हो जाता है और बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलती है। इचिगो की हालत खराब हो जाती है, इचिगो की बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती है। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा। तुम्हें लगा कि मेरी गति सेन का यूज करने की वजह से बढ़ चुकी है, पर ये सत्य नहीं है। मैं तेज नहीं हुआ बल्कि तुम धीमे हो चुके हो। अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि मैं स्लो हो चुका हूँ? हाँ इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। तुमने बहुत सारे कैप्टन को हरा दिया है, तुम मेरी सेनबोन साकुरा से भी बच गए, पर अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा तुम्हारा शरीर मर रहा है, तुम्हारी हड्डियाँ तुम्हारा मांस सड़ता जा रहा है, तुम्हारी सहनशीलता सीमित है, पर क्योंकि तुम बस एक मनुष्य हो तुम इसे लांग नहीं सकते। और ऐसा बोलकर ब्याकुया एक स्वॉर्ड को समन करता है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ इचिगो कुरोसाकी। और ऐसा बोलकर ब्याकुया इचिगो पर एक फाइनल हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को ऊपर उठाता है। इचिगो पूरी तरह से घबरा जाता है और तभी इचिगो ब्याकुया की स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मारे जाते हो तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। क्या तुम एक इंसान हो या एक आर्य? तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मेरा कोई नाम नहीं। इचिगो की आवाज बदल जाती है और ब्याकुया समझ ही नहीं पाता है कि अभी इचिगो हिल भी नहीं सकता था और अब इस इचिगो ने अपने हाथों से ही इसकी तलवार को पकड़ लिया है। और तभी हम देखते हैं कि इचिगो के चेहरे के ऊपर मेरा थंबनेल आ चुका है, यानी कि एक आधा हॉलो मास्क बन चुका है और इचिगो किसी डीमन के जैसा दिखने लग जाता है। इसे देखकर ब्याकुया के होश उड़ जाते हैं और तभी हॉलो इचिगो ब्याकुया के शरीर के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है जिसकी वजह से ब्याकुया बुरी तरह से घायल हो जाता है और हॉलो इचिगो पागलों की तरह हंसने लगता है। इचिगो तुम कितने बड़े बेवकूफ हो ना, अपने ही बंकाई के स्पिरिचुअल प्रेशर से कुचलते जा रहे थे। तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी मदद की गुहार लगा रही है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इचिगो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी बंकाई को कैसे यूज करते हैं। और ऐसा बोलकर हॉलो इचिगो ब्याकुया पर हमला कर देता है एक ब्लैक गेत्सुगा से, जो कि ब्लैक कलर का होता है। हॉलो इचिगो चारों दिशाओं से ब्याकुया पर हमला करना शुरू कर देता है और ब्याकुया बहुत मुश्किल से ही इसके हमलों से बच पा रहा होता है। और तभी इचिगो इसके ठीक पीछे आ जाता है और इस पर एक खतरनाक हमला करता है जिसकी वजह से ब्याकुया बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये मुखौटा अजीब सा स्पिरिचुअल प्रेशर, क्या तुम एक इंसान हो या एक आर्य? किससे फर्क पड़ता है, मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द खत्म करने वाला हूँ। और तभी अचानक से असली वाला इचिगो अपने शरीर पर काबू पाने लगता है और अपने इस मास्क को हटाने लगता है। मेरे लड़ाई में दखल मत हो, यहाँ से निकल जाओ। बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते में मत आओ, इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम इसे नहीं हरा पाओगे। और इचिगो अपनी पूरी ताकत लगा के अपने इस हॉलो मास्क को बाहर निकाल देता है और हॉलो इचिगो पूरी तरह से चिल्लाता है और इचिगो अपने शरीर पर काबू कर लेता है। ये सब देखकर ब्याकुया हक्का बक्का रह जाता है कि भाई क्या बंदा है ये, इसके लिए माफ करना। और ये देखकर ब्याकुया समझ जाता है कि इचिगो अपने उस रूप में मेरे साथ नहीं लड़ना चाहता है और इस लड़ाई को अपने दम पर जीतना चाहता है। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा वो क्या था, पर मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में अब इतनी ताकत बची है कि लड़ना जारी रख सके। इसे खत्म करते हैं, मुझ पर अपना सबसे खतरनाक हमला करो। ठीक है, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने रुकिया को क्यों नहीं बचाया? अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और ऐसा बोलकर ब्याकुया अपने सारे स्पिरिचुअल प्रेशर को अपनी जान पाक्टों में इकट्ठा करता है और अपनी सारी एनर्जी को एक साथ रिलीज करता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी पर 2 बड़े बड़े पंख अपीयर हो जाते हैं। शुके हाको टेकन। और ब्याकुया किसी एंजल के जैसा दिख रहा होता है और ब्याकुया को देखकर इचिगो इंप्रेस हो जाता है। काफी सुंदर है, पर माफ करना, मेरे पास ऐसी शानदार टेक्निक नहीं है। ज़ानगेत्सु ने मुझे सिर्फ गेत्सुगा तेंशो ही सिखाया है, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं अभी कर सकता हूँ और वो है मेरे सारे स्पिरिचुअल प्रेशर को एक ही हमले में झोंक देना। और इचिगो अपने सारे स्पिरिचुअल प्रेशर को एक हमले के लिए इकट्ठा कर लेता है और एक फाइनल हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ब्याकुया इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, इचिगो भी आगे बढ़ता है। इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर डार्क होता है जो कि अंधेरे को दर्शाता है और ब्याकुया का स्पिरिचुअल प्रेशर सफेद होता है जो कि अमन और शांति को दर्शाता है और दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं। तैयार हो जा। इस हमले का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और तभी अचानक से इचिगो के शरीर से खून बहने लगता है पर अपनी ज़ानपाक्टो की हेल्प से जैसे तैसे खड़ा रहता है क्योंकि अगर इचिगो नीचे गिरता है तो इस बैटल को हार जाएगा। और ब्याकुया भी जैसे तैसे खड़े रहने की कोशिश करता है पर इचिगो के हमले की वजह से इसकी ज़ानपाक्टो टूट चुकी है। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने रुकिया की जान क्यों नहीं बचाई? ये सुनकर इचिगो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ब्याकुया ने कहा था कि अगर ये हार जाता है तो ये इचिगो के इस सवाल का आंसर करेगा, जिसका मतलब है कि ब्याकुया इस फाइट में हार चुका है। हर अपराधी को सजा दी जाती है, यही कानून है, कानून से बड़ा कुछ नहीं। अच्छा, तो कानून के लिए अपनी
ही बहन की जान ले लोगे। अपने परिवार पर दया, भावनाएं, कानून के सामने कुछ नहीं। कोची के क्लैन 4 शाही कबीलों में से है जिनका मकसद बस नियमों का पालन करना है। मैं कोच के कबीले का वारिस हूँ, ना चाहते हुए भी मुझे नियमों का पालन करना होगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी बहन को ही मारना पड़े। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी बहन की जान बचाने के लिए कानून से भी भिड़ जाता और तुम्हारे इस घटिया कानून को जड़ से खत्म कर देता। पर ब्याकुया समझ जाता है कि इचिको की लड़ाई कभी मुझसे थी ही नहीं। इचिको तो बस शुरू से ही सोल सोसाइटी के लॉज के साथ लड़ रहा था। इचिको कुरोसाकी, मेरी जान पाक तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से टूट चुकी है। अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, ये मेरा वादा है। इस लड़ाई को तुम जीते। और ऐसा बोलकर ब्याकुया यहाँ से गायब हो जाता है और इचिको जोर से चिल्लाता है। इचिको की हालत खराब हो जाती है और नीचे गिरने लगता है। पर तभी ओरिहिमे यहाँ पर आ जाती है और इचिको को गिरने से रोक लेती है, पर इसकी वजह से इसका सर फट जाता है। मुझे माफ कर देना इचिको। ओरिहिमे, इशिदा, चैड, गांजो, शुक्र है तुम सब लोग सही सलामत हो। ओरिहिमे, क्या तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या होना है, मैं किसी के काम आ ही नहीं पाई, पर इशिदा ने मेरी जान बचा ली। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। इचिको, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई, पर मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत हो इचिको। तुम्हारा भी शुक्रिया ओरिहिमे। और यहाँ पर कैप्टन तोशिरो उसी सीक्रेट गेट के सामने खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि अब इसे तोड़ देगा। रंगे क्यों, पीछे हट जाओ। कैप्टन तोशिरो, क्या आप इसके बारे में श्योर हैं? और तोशिरो अपनी तलवार से एक हमला करके इस दरवाजे को तोड़ देता है। कैप्टन तोशिरो, ये सेंट्रल 6 का डोर था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर एक सेकंड, अलार्म क्यों नहीं बचा? कुछ गड़बड़ है। और तोशिरो अंदर जाने लगता है और तोशिरो जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है।